तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 3 जो कि है आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सो गाइस ये जो है वीडियो का सेकंड पार्ट है, और अगर आपने वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप फर्स्ट पार्ट को देख लीजिए फटाफट से। और उसके बाद आज जो है हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स पढ़ने वाले हैं, यानी मेटल्स की क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के चैप्टर को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, तो सबसे पहले वी विल लर्न अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स इन द फॉलोइंग सेक्शन 3.2.1 टू 3.2.4। फॉर दिस कलेक्ट द सैम्पल्स ऑफ फॉलोइंग मेटल्स एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लीड, मैग्नीशियम, जिंक एंड सोडियम। यानी यहाँ पर जो है हमें ये सब मेटल्स की जो है वो ज़रूरत पड़ेगी। हमारे एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन इन सबको आपको कलेक्ट करने के लिए कह रहा है ये। तो चलिए पढ़ते हैं। वट हैपन्स व्हेन मेटल्स आर बर्नड इन एयर, यानी क्या होगा जो मेटल्स हैं अगर हम उन्हें एयर में बर्न करें। ठीक है, अब हम किसी भी मेटल को एयर में बर्न करेंगे तो O2 ऑक्सीजन तो रिएक्ट होगा ही, ऑक्साइड तो बनेगा ही, ऑक्सीजन तो रिएक्ट होगा ही। तो चलिए पढ़ते हैं कि कैसे बनेगा। यू हैव सीन इन एक्टिविटी 3.8 डेट मैग्नीशियम बर्न्स इन एयर विद अ डार्जलिंग वाइट फ्लेम। यानी एक्टिविटी 3.8 में हमने देखा था कि जो मैग्नीशियम कैसे जल रहा था, डेजलिंग फ्लेम में। ठीक है, डू ऑल मेटल्स रिएक्ट इन द सेम मैनर, लेट अस चेक बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो यहाँ पर जो है कुछ रिएक्शन हमें दिए गए हैं। ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स, यानी जो अधिकतर मेटल्स होते हैं वो मेटल और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। यानी मेटल ऑक्साइड हमें हमेशा मिलेगा, कोई भी मेटल हो, चाहे आपका एल्यूमिनियम हो, कोई भी आपका मेटल हो। ठीक है, जब उसके साथ हम उसको जलाएंगे, ठीक है, जलाएंगे तो O2 की ज़रूरत पड़ती है आग लगाने के लिए, ऑक्सीजन तो चाहिए। तो O2 जब हम उसमें, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीजन कंबाइन करना है, तो जब भी हम उसमें ऑक्सीजन कंबाइन करेंगे तो वो मेटल ऑक्साइड बनाएगा। उसके बाद आगे पढ़ें। फॉर एग्जाम्पल व्हेन कॉपर इज़ हीटेड इन एयर, यानी एग्जाम्पल है यहाँ पर कि अगर हम कॉपर को जो है वो हवा में जो है वो हीट करें, इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर सेकंड ऑक्साइड और ब्लैक ऑक्साइड। यानी अगर हम कॉपर और ऑक्सीजन को यहाँ पर ऐड करेंगे तो हमें कॉपर ऑक्साइड देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद एक एग्जाम्पल और है यहाँ पर हमारा, एल्यूमिनियम फॉर्म्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड। यानी एल्यूमिनियम जो है वो क्या फॉर्म कर रहा है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है। यहाँ पर जो है एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन को जब हमने ऐड किया तो हमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिला यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद आगे पढ़े तो रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 2 हाउ कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वी हैव लर्न दैट मेटल्स ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, यानी हमें पता है कि जो मेटल ऑक्साइड्स होती हैं वो नेचर में बेसिक होती हैं। ठीक है, और जो नॉन मेटल ऑक्साइड होती हैं वो एसिडिक होती हैं, आपको ये याद रखना है। बट सब मेटल ऑक्साइड सच एस एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड शो बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर। यानी अब कुछ ऑक्साइड्स ऐसी होती हैं जो बेसिक और एसिडिक दोनों बिहेवियर शो करती है, जैसे कि आपकी हो गई एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ये दोनों ऐसी ऑक्साइड्स हैं जो हमेशा जो है वो एसिडिक और बेसिक कभी कभी बिहेवियर दिखाती हैं। तो आपको क्वेश्चन में कभी एग्जाम में कभी पूछा जाए ऐसा क्वेश्चन तो आपको बता देना है कि जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है और जिंक ऑक्साइड है वो एसिड और बेसिक दोनों नेचर दिखाती है। सच मेटल ऑक्साइड्स विच रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एंड बेसिस एज बेसिस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। यानी कुछ मेटल ऑक्साइड्स ऐसी होती हैं जब वो रिएक्ट करती हैं सॉल्ट और वाटर, यहाँ पर हमें मिलता है, आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। यानी ऐसी ऑक्साइड्स जब हम उन्हें सॉल्ट, एसिड या बेस से रिएक्ट करवाएं, ठीक है, एसिड या फिर हमने बेस से किसी से भी रिएक्ट कराया तो हमें क्या मिलना चाहिए, एक तो हमें सॉल्ट मिलना चाहिए और एक वाटर मिलना चाहिए, और इसी डेफिनेशन को हम क्या कहेंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट इन द फॉलोइंग मैनर विद एसिड्स एंड बेसिस। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है, तो सबसे पहले हमने ऑक्साइड ली, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, उसके बाद हमने एसिड को मिलाया, HCl जो हमारा एसिड है, तो हमें क्या मिला, एक तो हमें वाटर मिला सबसे पहले, उसके बाद हमें क्या मिला, सॉल्ट मिला। ठीक है, उसके बाद जो हमारा सेकंड एग्जांपल है यहाँ पर एक और दे रखा है कि ये जो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये जो कि हमारा मेटल ऑक्साइड है, उसमें हमने बेस को ऐड किया तो हमें यहाँ पर एक सॉल्ट मिला और वाटर मिला। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि कैसे कैसे जब मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करेंगी वाटर के साथ या फिर वो रिएक्ट करेंगे एसिड या बेस के साथ तब क्या फॉर्म होगा। बाकी तो आप सब कुछ लिख दोगे एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाएगा। मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सम ऑफ दिस डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म अल्कलीज। यानी जो अधिकतर मेटल ऑक्साइड होती हैं वो वाटर में नहीं मिलती हैं, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो वाटर में
डिज़ोल्व हो जाती हैं, और किसकी फॉर्म में, अल्कलीज की, यानी बेस की फॉर्म में वो जो है उसमें डिज़ोल्व हो जाती हैं। सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड डिज़ोल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस अल्कलीज एज फॉलोज। यानी यहाँ पर सोडियम ऑक्साइड, और जब हमने वाटर में इनको डिज़ोल्व किया तो हमें क्या मिला, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और यहाँ पर हमने जब पोटेशियम ऑक्साइड और वाटर को ऐड किया तो हमें मिला यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो यानी जब भी अगर हम किसी भी ऑक्साइड को, जो अल्कलीज है हमारी, ऑक्साइड को अगर हम फॉर्म करेंगे तो हमें हाइड्रोक्साइड ज़रूर मिलेगी उसके साथ। बस यही आपको इसमें याद रखना है। उसके बाद थोड़ी स्टेटमेंट और पढ़ लेते हैं यहाँ पर। वी हैव ऑब्जर्व इन एक्टिविटी 3.9 दैट ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। यानी एक्टिविटी 3.9 में हमने देखा था कि जो मेटल्स होते हैं वो रिएक्ट नहीं करते हैं ऑक्सीजन के साथ। एट द सेम रेट डिफरेंट मेटल्स शो डिफरेंट रिएक्टिविटीज टुवर्ड्स ऑक्सीजन। यानी अलग मेटल होंगे वो ऑक्सीजन के साथ अलग अलग रिएक्शन करेंगे। हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आपका ऑक्साइड ही बनकर निकले, कुछ और भी निकल सकता है। मेटल सच एज पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट सो विगोरसली दैट दे कैच फायर इफ केप्ट इन ओपन। यानी सोडियम पोटेशियम, ये दो जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं आपके नॉन मेटल्स, ये क्या करते हैं कि इतनी बहुत बुरी तरह रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, और इसलिए और इन्हें जो है हम वो बाहर नहीं रख सकते खुले में। हैंस टू प्रोटेक्ट देम एंड टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर्स दे आर केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल। और इसलिए हम जो है इन दोनों चीज़ों को केरोसिन ऑयल में डुबाकर रखते हैं। At ordinary temperature, the surface of metals such as magnesium, aluminium, zinc, lead, etc. are covered with a thin layer of oxide। यानी ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे, यानी अगर हमने उन्हें जलाया किसी को भी मेटल को, तो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक कुछ भी हो, इनके ऊपर एक कवर हो जाता है ऑक्साइड का। यानी ये जो है वो ब्लैक ब्लैक सी दिखने लगती हैं, काली काली सी हो जाती है, इनके ऊपर एक लेयर चढ़ जाती है। ठीक है, ऑक्साइड की। द प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर प्रिवेंट्स द मेटल फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन। आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फिलिंग्स बर्न विगरसली व्हेन स्प्रिंकल्ड इन द फ्लेम ऑफ द बर्नर। यानी हम इन्हें जो है ऑक्साइड से क्यों रिएक्ट कराते हैं, ताकि जो अंदर का मेटल है वो हमेशा सही बना रहे, उसमें जो है कभी जंग ना लगे, या फिर उसमें ऑक्सीडेशन ना हो, कुछ भी जो है वो मेटल ख़राब ना हो, इसलिए पहले ऑक्साइड लगा देते हैं उसके चारों तरफ, जिससे मेटल ख़राब नहीं होता। और एक चीज़ यहाँ पर और कह रहा है कि जो आयरन होता है वो, उसे हम आग में नहीं जला सकते, उसे जलाया नहीं जा सकता। लेकिन आयरन फिलिंग्स जो होती हैं, जो आयरन के छोटे छोटे रेशे होते हैं ऐसे, उनको जो है हम अगर बर्नर पे डाल दें तो वो जल जाएंगे आसानी से। ठीक है। Copper does not burn, but the hot metal is coated with a black colored layer of copper oxide. Silver and gold do not react with oxygen even at high temperatures। यानी जो हमारे मेटल, जो हमारा कार्बन होता है वो हॉट मेटल के साथ जलता तो नहीं है, लेकिन उसका क्या होता है कि उसके ऊपर एक ब्लैक कलर की कोटिंग लग जाती है, ब्लैक ब्लैक हो जाता है, पूरी तरफ से काला हो जाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि वो कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। जब हमारा सिल्वर और गोल्ड है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते। मान लो अगर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या हम जो गहने बने होते हैं हमारे गोल्ड और सिल्वर के, क्या उन्हें पहन पाएंगे? ऐसे तो वो रिएक्ट कर जाएंगे, उनके ऊपर जो है कालापन जम जाएगा, ख़राब हो जाएंगे वो। तो इसलिए गोल्ड और सिल्वर जो है वो रिएक्ट नहीं करते ऑक्सीजन के साथ। उसके बाद कुछ स्टेटमेंट और यहाँ पर। आफ्टर परफॉर्मिंग एक्टिविटी 3.9 यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट सोडियम इज़ द मोस्ट रिएक्टिव ऑफ द सैंपल्स ऑफ मेटल्स टेकन हियर। यानी जो भी अभी हमने सैंपल लिए थे मेटल के ऊपर, उनमें से जो हमारा सोडियम है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम इज लेस विगरस, इम्प्लाइंग दैट इज नॉट एज रिएक्टिव एज sodium, but burning in oxygen does not help us to decide about the reactivity of zinc, iron, copper or lead. Let us see some more reactions arrive at a conclusion about the order of reactivity of these metals। यानी अभी जो है हमने इनको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया सभी मेटल्स को, लेकिन हमने क्या देखा कि कुछ मेटल जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं कुछ नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए अभी भी हम पूरे कंक्लूजन पर नहीं पहुंचे हैं कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन कम रिएक्टिव है। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे कि बहुत सारी चीज़ों से और इसे रिएक्ट करवाएंगे। तो इसलिए अपना अगला टॉपिक पढ़ेंगे, व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद वाटर। यानी अभी तो हमने एयर के साथ रिएक्ट कराया ऊपर, अब हम कराएंगे यहाँ पर वाटर के साथ रिएक्ट। तो वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो कुछ सैंपल कलेक्ट करने को कहेगा ये आपसे, तो पहले पढ़ लेते हैं शायद। मेटल्स रिएक्ट विद वाटर एंड प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। यानी जब भी मेटल जो है, यहाँ पर एक फिगर भी दे रखा है जिसमें जो है हमारा मेटल है ये, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने वाटर डाल दिया, ठीक है। तो जब भी हम वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या निकलेगा, एक तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी बबल्स के रूप में, और दूसरा हमारा क्या निकलेगा, मेटल ऑक्साइड निकलेगी। जैसा कि हमारा, क्योंकि पानी में क्या होता है H2O पानी का फॉर्मूला है,
तो वाटर में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है ऑक्सीजन, इसलिए वो ऑक्साइड बनाएगी ही। ठीक है, अब इससे एक चीज़ और क्लियर हो गई कि अगर हम उसको बर्न भी करें या फिर उसको पानी से भी रिएक्ट कराएं, मेटल ऑक्साइड तो बनेगी ही। मेटल ऑक्साइड डेट आर सॉल्युबल इन वाटर डिजॉल्व इन इट टू फर्दर फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड। मान लो हमने मेटल को रिएक्ट करवाया वाटर के साथ, ठीक है, यहाँ पर एक दे रखा है मेटल को हमने वाटर के साथ रिएक्ट कराया तो मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन मिली। अब हमारे पास जो मेटल ऑक्साइड है अगर हम इसे ही वाटर से रिएक्ट करा दें तो हमें क्या मिलेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड हमें मिलेगी। ठीक है, मेटल ऑक्साइड और वाटर को जब हम रिएक्ट करेंगे तो मेटल हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसे आप समझ जाओगे। उसके बाद बट ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। अब बहुत सारे मेटल, जो अधिकतर मेटल होते हैं बहुत सारे, वो रिएक्ट नहीं करते हैं वाटर के साथ। सभी मेटल जो हैं वो रिएक्ट नहीं करते हैं, कुछ ही रिएक्ट करते हैं। मेटल लाइक पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट वायलेंटली विद कोल्ड वाटर। अब जो सोडियम एंड पोटेशियम हैं जो एयर के साथ बहुत खतरनाक वाला रिएक्ट कर रहे थे, अब वो कोल्ड वाटर के साथ भी इतना ही रिएक्ट करते हैं। इन केस ऑफ सोडियम एंड फास्ट पोटेशियम द रिएक्शन इज वायलेंट एंड एक्सोथर्मिक दैट कैन इन्वॉल्व हाइड्रोजन इमीडिएटली कैच फायर। यानी इतना ज़ोर से ही रिएक्ट करते हैं कि उसमें से एक्सोथर्मिक रिएक्शन निकलता है। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है वो मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको बताया था, उसमें डिटेलिंग में दे रखा है, जाकर वीडियो देख लेना, उसकी भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो गाइज लाइक तो कर दो वीडियो को। तो चलो आगे देखते हैं। तो यहाँ पर जो है ये बताया गया है कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा अगर हम पोटेशियम या फिर सोडियम को वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे कोल्ड वाटर के साथ, और उसमें क्या होगा कि हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी। और जब वो गैस रिलीज़ होगी तो इतना बुरी तरह से निकलेगी वो कि वो उसमें आग भी लग सकती है, इतनी बुरी तरह से निकलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर रिएक्शन दे रखा है इसका। तो पोटेशियम प्लस वाटर हमने किया तो हमें मिला पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस और हीट एनर्जी। ठीक है, जो हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन में रिलीज़ हुई। उसके बाद यहाँ पर हमने सोडियम लिया, उसको वाटर के साथ रिएक्ट कराया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला, हाइड्रोजन मिली गैस, और उसके बाद हीट एनर्जी यहाँ पर रिलीज़ हुई। द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर इज़ लेस वायलेंट। यानी कैल्शियम की जब हम रिएक्शन कराएंगे वाटर के साथ तो वो ज़्यादा वायलेंट नहीं होगी, यानी नॉर्मल सी रिएक्शन रहेगी, ज़्यादा रिएक्ट नहीं करेगा। द हीट इन्वॉल्व इन नॉट सफिशिएंट फॉर द हाइड्रोजन टू कैच फायर। यानी इतनी हीट नहीं निकलेगी कि हाइड्रोजन जो है वो फायर कैच कर ले, यानी ये जो है वो कम रिएक्ट करेगा कैल्शियम। और पोटेशियम और जो आपका सोडियम है वो ज़्यादा रिएक्ट करेंगे। तो आपको एग्जाम्पल्स भी ये याद करके रखने। तो कैल्शियम को जब हमने वाटर के साथ रिएक्ट कराया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होल ट्वाइस, और उसके बाद हमें मिला हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है, आपको ये भी याद कर लेना है। कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक टू द सरफेस ऑफ द मेटल्स। यानी जब भी हमने उसको पानी से रिएक्ट कराया तो जो बबल होंगे हाइड्रोजन गैस के, क्योंकि बबल बनेंगे, यहाँ पर एक्टिविटी में हमें दिखाया गया था, ये यहाँ पर जो है वो बबल्स बन रहे हैं, तो ये बबल्स क्या करेंगे ऊपर लेयर पे आ जाएंगे और वहीं पर तैरने लगेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़े तो मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। यानी अब मैग्नीशियम की बात आती है तो वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। इट रिएक्ट्स विद हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। ठीक है, यानी वो जो है कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता मैग्नीशियम, बट जो है वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट कर देता है। और क्या प्रोड्यूस करता है, वही आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड करता है और उसके बाद हाइड्रोजन वहाँ पर रिलीज करता है। ठीक है, इट आल्सो स्टार्ट फ्लोइंग ड्यू टू द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस स्टिकिंग टू इट्स सरफेस। और उसकी तरह वो जो है मेटल के वो तैरने लगते हैं। ठीक है, जो आपका मैग्नीशियम होगा उसके जो पार्टिकल होंगे वो वहाँ पर तैरने लगेंगे बबल्स के साथ, और जब बबल फूट जाएंगे वो तो उसके बाद वो वापस नीचे आ जाएंगे। मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम आयरन जिंक डू नॉट रिएक्ट विद आइदर विद कोल्ड और हॉट वाटर। अब आपके कुछ मेटल हो गए एल्यूमिनियम आयरन जिंक, ये ना तो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे ना ही आपके कोल्ड वाटर के साथ, बट दे रिएक्ट विद स्टीम टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। यानी एल्यूमिनियम जो है वो आपका स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा, ना कि आपका कोल्ड और हॉट वाटर के साथ। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स और दिए गए हैं। यहाँ पर एल्यूमिनियम और वाटर को ऐड करके एक केमिकल फार्मूला बनाया Al2O3, यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, यहाँ पर फेरस के साथ भी ये है इसी की तरह से फार्मूला Fe3O4 और H2 हाइड्रोजन गैस रिलीज यहाँ पर हुई। तो यहाँ से हम आप समझ गए होंगे कि कैसे जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मेटल्स सच एज लीड कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल। यानी जो आपके मेटल होते हैं, लीड हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया आपका, ये जो है वो रिएक्ट नहीं करते हैं वाटर के साथ। गोल्ड हो गया एक। ठीक है, उसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ें तो व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स।
यानी क्या होगा जब मेटल्स जो हैं वो एसिड्स के साथ रिएक्ट करेंगे। तो यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। यानी हमने ये भी पढ़ा है कि जब मेटल्स जो हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट देते हैं और हाइड्रोजन गैस देते हैं, ये हमने पढ़ा। ठीक है, मेटल प्लस यहाँ पर इसका केमिकल इक्वेशन भी दे रखी है, मेटल प्लस डिल्यूट एसिड हमने जब ऐड किया तो सॉल्ट और हाइड्रोजन हमें मिला। बट डू ऑल मेटल्स रिएक्ट इन सेम मैनर, लेकिन क्या जो सारे मेटल्स होते हैं वो एक ही तरह से रिएक्ट करते हैं? लेट अस फाइंड आउट। तो इसको जो है हम फाइंड करेंगे। राइट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन फॉर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन विद dilute हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोजन गैस इज नॉट इन्वॉल्व व्हेन मेटल रिएक्ट विद निट्रिक एसिड। यानी पहले तो हम जो है इन सब से रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, HCl की। उसके बाद हम देखते हैं कि जो निट्रिक एसिड है, जो हमारा निट्रिक एसिड है वो उस अगर हम उसको मेटल से रिएक्ट करवाएंगे तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी, हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व नहीं होगी। इट इज़ बिकॉज HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो HNO3 यानी आपका निट्रिक एसिड है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इट ऑक्सीडाइज द वाटर H2 प्रोड्यूस टू वाटर एंड इट सेल्फ गेट्स reduced टू एनी ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स N2O, NO, NO2। यानी जब भी मान लो कि आपका हाइड्रोजन गैस आपको मिल रही है, लेकिन निट्रिक एसिड में क्या होता है, जैसे कि मान लो कि आपको हाइड्रोजन गैस तो मिल रही है, अब निट्रिक एसिड में क्या होता है कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो हमें जो है ऑक्सीजन ऐड करनी पड़ेगी, वो ऑक्सीजन ऐड कर देगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसमें कुछ ऑक्सीजन ऐड हो जाती है और ये H2O बन जाता है, इसलिए वाटर की फॉर्म में मिलता है हमें। ठीक है, और अगर ये जो है आपका फर्स्ट चैप्टर में है, वहाँ से आप जो है इसे आसानी से समझ सकते हो। तो आगे पढ़ते हैं यहाँ पर। बट मैग्नीशियम Mg एंड मैग्नीज Mn रिएक्ट विद वेरी डाइल्यूट HNO3 टू इवॉल्व हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोजन गैस। यानी जो आपका मैग्नीशियम है, मैग्नीज है, अगर हम उन्हें रिएक्ट कराएं निट्रिक एसिड के साथ तो हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रोड्यूस होगी। ठीक है, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड इन एक्टिविटी 3.11 दैट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स वाज द फास्टेस्ट इन द केस ऑफ मैग्नीशियम। यानी हमने क्या देखा था कि जो बबल्स की फॉर्मेशन है वो मैग्नीशियम में सबसे ज़्यादा होगी और सबसे तेज़ी से होगी। द रिएक्शन वाज आल्सो द मोस्ट एक्सोथर्मिक इन दिस केस, और जो रिएक्शन होगी वो सबसे ज़्यादा एक्सोथर्मिक होगी इस केस में भी। द रिएक्टिविटी डिक्रीज इन द ऑर्डर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस। इन द केस ऑफ कॉपर नो बबल्स वर सीन एंड द टेम्परेचर आल्सो रिमेन अनचेंज। दिस शोज दैट कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या देखा कि मैग्नीशियम के साथ तो रिएक्ट कर रहा था जो आपका एसिड बेस था, हाइड्रोजन गैस वहाँ पर इवॉल्व हो रही थी, बबल वहाँ पर उठ रहे थे। लेकिन जब हमने कॉपर को रिएक्ट कराया तो कॉपर में क्या हुआ कि कॉपर में जो थे वो बबल्स बहुत कम दिख रहे थे, यानी रिएक्शन जो थी बहुत कम हो रही थी और एक्सोथर्म भी वहाँ पर बहुत कम निकल रहा था। तो हमारा जो है हमने इतना तो पढ़ लिया कि कैसे जो है मेटल्स रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, बट डू ऑल मेटल्स रिएक्ट इन अ सेम मैनर। तो इसका आंसर ये होगा कि मेटल्स जो होते हैं वो सेम मैनर में रिएक्ट नहीं करते। कुछ मेटल्स जैसे कि कॉपर, इसमें बहुत कम बबल्स निकलते हैं। कुछ मेटल्स हो गए हमारे मैग्नीशियम हो गया आपका, उसमें क्या होता है कि ज़्यादा बबल्स निकलते हैं, ज़्यादा रिएक्ट होता है। आपका जो है HNO3 हो गया, निट्रिक एसिड हो गया, वो रिएक्ट नहीं करता है, और करता है तो उसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज़ नहीं होती, उसमें वाटर बन जाता है। तो ये कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है बस। उसके बाद आगे पढ़े तो हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विथ सॉल्यूशन ऑफ द अदर मेटल सॉल्ट्स। यानी जो मेटल हैं वो कैसे रिएक्ट करते हैं दूसरे मेटल सॉल्ट्स के साथ। तो पढ़ते हैं, रिएक्टिव मेटल्स कैन डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम देयर कंपाउंड्स इन सॉल्यूशन और मोल्टन फॉर्म। यानी यहाँ पर जो एक चीज़ देखने की ज़रूरत है कि आपका जो आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। इस रिएक्शन में क्या होता है कि आपका जैसे मान लो कोई भी एक एग्जांपल देता हूँ आपको, यहाँ पर दिया गया होगा आपके में। तो यहाँ पर जो है इसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है और ये आयरन नील है। ठीक है, अब इनमें से जो भी ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है, जो भी इनमें से ज़्यादा रिएक्टिव होगा उसका कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, यानी कॉपर सल्फेट में से सल्फेट इधर चला जाएगा और कॉपर अकेला रह जाएगा। ठीक है, तो पढ़ते हैं इसे थोड़ा सा और। We have seen in the previous sections that all metals are not equally
रिएक्टिव, यानी हमने प्रीवियस यानी पिछले चैप्टर में हमने सेक्शंस में पढ़ा था कि सब मेटल जो होते हैं वो इक्वली रिएक्टिव नहीं होते हैं, कोई ज़्यादा रिएक्टिव होता है, कोई कम रिएक्टिव होता है। वी चेक द रिएक्टिविटी ऑफ वेरियस मेटल्स विद ऑक्सीजन। हमने जो थी पहले सबसे क्या किया, ऑक्सीजन के साथ उनके रिएक्टिविटी चेक की, उसके बाद वाटर के साथ और एंड में एसिड्स के साथ। बट ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद दीज रिएजेंट्स, यानी अब बहुत सारे मेटल्स ऐसे भी होते हैं जो इन तीनों में से किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते। सो वी वर नॉट एबल टू पुट ऑल द मेटल सैंपल्स वी हैड कलेक्टेड इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन स्टडीड इन चैप्टर 1 गिव बेटर एविडेंस अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, यानी जो हमने चैप्टर 1 में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा था उसी में ये बताया गया था कि कैसे जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो डिस्प्लेस हो जाता है कम रिएक्टिव एलिमेंट से। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पार्ट 1 में जो है मैंने उस चैप्टर के बताया है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर देख लो, क्योंकि वो चैप्टर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको पता है तो चलिए इसके बाद आगे पढ़ते हैं। इट इज़ सिंपल एंड ईजी इफ मेटल डिस्प्लेसेस मेटल बी फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इट इज़ मोर रिएक्टिव देन बी। ठीक है, आपके मान लो कि आपके पास कोई मेटल ए है और सॉल्यूशन बी है, ठीक है, सॉल्ट सॉल्यूशन है, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो ए है वो बी की जगह आ जाएगा और बी यहाँ पर अकेला रह जाएगा। ठीक है, बी हट जाएगा, बी अकेला रह जाएगा और ए यहाँ पर आ जाएगा। बस इतना ही है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। विच मेटल कॉपर और आयरन इज मोर रिएक्टिव अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जर्वेशन एक्टिविटी 3.12, यानी अगर आप बताओ कि कौन सा जो मेटल है वो ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सा कम रिएक्टिव है। तो यहाँ पर जो है हमें एक रिएक्टिविटी सीरीज़ दी हुई है, तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं, आपको याद रखनी है। इसको याद करने के बहुत से तरीके हैं। तो सबसे पहला तरीका तो यह है कि आप जो है इसे यहाँ से याद कर सकते हैं सिंबल वाइज, आप जो है इसे इसके नाम से भी याद कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके। अब इसमें होता क्या है कि आपका जो सबसे ऊपर होता है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, जो सबसे नीचे होता है वो सबसे कम रिएक्टिव होता है। तो यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर जो है वो सबसे कम रिएक्टिव होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो जो है, अब मान लो आपने के जो गहने होते हैं, जो आपकी ज्वेलरी होती है वो गोल्ड और सिल्वर की बनाई जाती है। क्यों? क्योंकि वो किसी से भी रिएक्ट नहीं करते हैं, ना ही उन पर कभी जंग लगेगा, ना ही वो किसी से रिएक्ट होकर कुछ लेयर उनके ऊपर बन जाएगी, ना ही वो गंदे होंगे, ना ही वो ख़राब होंगे, ना ही वो ऑक्सीजन से करेंगे, ना ही वो वाटर से करेंगे तो बहुत कम। तो इसलिए उनके ही ज्वेलरी बनाई जाती है। ठीक है, द रिएक्टिविटी सीरीज इज अ लिस्ट ऑफ मेटल्स अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग एक्टिविटीज़। After performing displacement experiments, the following series table 3.2 known as the reactivity or activity series has been developed। यानी ये जो डेवलप की गई है हमारे लिए, हमें जो है इसे याद करना पड़ेगा। ठीक है, और हम इसे याद कर लेंगे तभी जो है हमें सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो एक तरीका आपको बता देता हूँ याद करने का। तो यहाँ से केदारनाथ का माली आलू ज़रा पी के पकाता है, क्यूट हरी सिंह आएगा, और यहाँ पर प्लेटिनम भी होता है, पीटेगा। ठीक है, इस तरह से आपकी रिएक्टिविटी सीरीज होती है। यहाँ पर जो आपको ये नहीं दिया गया है, लेकिन आपकी रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद करनी है कैसे भी, क्योंकि पेपर में क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक से। तो आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट, इसमें जो है हम आयोनिक कंपाउंड बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे और इसको जो है हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। So thank you so much guys for watching this video and goodbye.